नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कुमार। आज हम चर्चा करेंगे जो बेयरिंग का जो एमसीक्यू क्वेश्चन पे। बेयरिंग का जो डिटेल वाले वीडियो जो थ्योरेटिकल क्लास थी वो हो चुकी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चर्चा करेंगे जो एमसीक्यू जो होता है। ठीक है, तो एमसीक्यू के बारे में पहला नंबर का क्वेश्चन है, नीचे बेयरिंग के लाभ दिए हैं, जिनमें से मुख्य लाभ क्या है। बेयरिंग का मेन लाभ, मेन पर्पस हम बेयरिंग क्यों देते हैं। पहला ऑप्शन है मशीन स्पिंडल और शाफ्ट को सहारा देने और सही स्थिति रखने के लिए। दूसरा, शाफ्ट को स्वतंत्र पूर्वक घूमने व गति बढ़ाने के लिए। शाफ्ट का सही स्थान में पकड़ने और गाइड करने के लिए। और शाफ्ट को घूमते समय घर्षण कम करने के लिए। देखिए, ये जो दिख रहा है यहाँ से जो है स्वतंत्र पूर्वक घुमाने और गति बढ़ाने, तो इसका जो मेन पर्पस पहला होगा ए नंबर। मेन पर्पस ये होता है, घर्षण भी कम होता है। ये नहीं है कि घर्षण कम नहीं होता है और गाइड नहीं होता है और गति घुमाने, ये सब भी नहीं है, ये होता ना। लेकिन मेन पर्पस जो ये है, मुख्य लाभ बोल रहा है, मेन पर्पस है कि सहारा देना और सही स्थिति में रखने का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा, याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा बेयरिंग का लाभ नहीं है। निम्न में से कौन सा बेयरिंग का लाभ नहीं है। घर्षण को कम करना, घर्षण कम करता है, गति बढ़ाता है, शाफ्ट को गाइड करने सही स्थिति में पकड़ता है, ये भी करता है। मशीन स्पिंडल की गति बढ़ाने के लिए ये नहीं करता है। ये जो है बेयरिंग मशीन स्पिंडल की गति को नहीं बढ़ाता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन ध्यान देते हैं। बेयरिंग का वर्गीकरण किया गया है। बेयरिंग का जो वर्गीकरण है वो किया गया है, अर्थात बेयरिंग को निम्न भागों में बांटा गया है। बेयरिंग को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, बेयरिंग दो प्रकार का होता है, फ्रिक्शन बेयरिंग, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। इसका दोनों राइट आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। आगे देखते हैं। जिस बेयरिंग में शाफ्ट बेयरिंग प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी जो है शाफ्ट जो है सीधे, जो मेरा शाफ्ट जो रहता है वो सीधे बेयरिंग से संपर्क किस में आता है, वो जो सीधे बेयरिंग में संपर्क जो फ्रिक्शन बेयरिंग में आएगा। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में जो किस लगाया जाता है एलिमेंट, चाहे वो बॉल बेयरिंग हो बॉल लगेगा, रोलर बेयरिंग में रोलर रहेगा। लेकिन इसमें जो है क्या होता है, शाफ्ट और बेयरिंग का जो संबंध जो है सीधे प्रत्यक्ष रूप से होता है, चाहे। ठीक है, फ्रिक्शन बेयरिंग, इसका राइट आंसर बी होगा। देखिए, फ्रिक्शन बेयरिंग निम्न में से कौन सी धातु के नहीं बनाया जाता है, याद रखिएगा। आप यहीं पे बहुत बड़ा मिस्टेक होती है दोस्तों, नहीं नहीं देख पाते हम लोग, केवल देखते हैं कौन सी धातु होते हैं, मार देते हैं कोई एक टिक। ठीक है, तो कौन सी धातु के नहीं बनाई जाती। कास्ट आयरन का बनाया जाता है, गन मेटल का ही बनाया जाता है। माइल्ड स्टील का नहीं बनता है, ब्रास का ही बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। यानी कौन सी धातु की नहीं बनती है, माइल्ड स्टील की नहीं बनती है। आगे देखते हैं। कम गति पर घूमने वाले पार्ट्सों में निम्न में से किस बेयरिंग का प्रयोग करता है। यानी जो हमारा घर्षण रहता है वो कम गति का रहता है, तो कम गति के लिए सॉलिड बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए नंबर। अधिक गति के लिए जो सॉलिड बेयरिंग जो हमारा फ्रिक्शन बेयरिंग में आता है, तो कम गति के लिए जो है इसे सॉलिड बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे ध्यान देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। 7 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस बेयरिंग को हाउसिंग में फिट नहीं किया जा सकता है। किस बेयरिंग को हाउसिंग में फिट नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर भी होगा, सॉलिड बेयरिंग। ठीक है, सॉलिड बेयरिंग को हाउसिंग में फिट नहीं किया जा सकता है। बाकी जो भी देखिए इसमें जो होता है, बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, एंगुलर बॉल बेयरिंग, जो भी एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होता है उसमें सबको हाउसिंग में फिट होता है। लेकिन ये सॉलिड बेयरिंग दिख रहा है, ये हाउसिंग में फिट नहीं होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा बेयरिंग के दो भाग में बनी होती है। यानी जो दो भाग में बढ़ जाता है, जिसका बुश जो दो भाग में बढ़ जाता है, ये पढ़ा चुके हैं टोटल, जिसको बोलते हैं स्प्लिट बियरिंग। ठीक है, 8 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी, स्प्लिट बियरिंग जो दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस बेयरिंग का प्रयोग अधिक गति और कम लोड के लिए किया जाता है। अधिक गति चाहिए और कम लोड चाहिए, तो ये हमारा होता है अधिक गति और कम लोड, ये हमारा होगा आपका बुश बेयरिंग। ठीक है, अधिक गति और कम लोड के लिए बुश बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे ध्यान देते हैं। आगे, निम्न में से किस बेयरिंग के अंदर वाइट मेटल और बेविड मेटल की लाइनिंग होती है। वाइट मेटल और बेविड मेटल की लाइनिंग किस में होती है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, सेल बेयरिंग में। सेल बेयरिंग में जो है अंदर में वाइट मेटल और बेविड मेटल की लाइनिंग दिया जाता है। आगे देखते हैं। निम्न में से किस बेयरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर।
कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है स्प्लिट बियरिंग को, ठीक है। निम्न में से किस बेयरिंग कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है स्प्लिट बियरिंग को, जो है स्प्लिट बियरिंग जो रहता है वो कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, निम्न में से किस बेयरिंग का प्रयोग मुख्यतः कम किया जाता है क्योंकि इसके बोर व्यास से अधिक हो जाने के कारण ठीक करना कठिन होता है। यानी जो क्या होता है उसमें जो प्रयोग करते करते उसका जो बोर हो जाता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, होल काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसे ठीक करना कठिन होता है। किस प्रकार का जो डिमेरिट, किस बेयरिंग का जो डिमेरिट है ये सॉलिड बेयरिंग में डिमेरिट आती है, ठीक है। तो इसी को डिमेरिट को सुधारने के लिए हम उसे बुश बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं 13 नंबर, बुश बेयरिंग को बेयरिंग हाउसिंग में घुमाने से रोकने के लिए उसे फिक्स किया जाता है। उसे घुमाने से रोकने के लिए फिक्स किया जाता है कि ये स्क्रू से फिक्स किया जाता है, कि ये स्क्रू से उसे फिक्स किया जाता है। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के भाग कौन से हैं? रेसिस है, रोलिंग एलिमेंट से, केज है। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से सभी जो है हमारा एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग का जो पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्न बेयरिंग में से किस बेयरिंग में शाफ्ट और बेयरिंग प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते हैं? संपर्क में किस में आता था? सॉलिड बेयरिंग में। संपर्क में किस में नहीं आता है? हमारा एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग जो बॉल बेयरिंग है। ए नंबर आंसर होगा इसका, ए नंबर बॉल बेयरिंग, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस बेयरिंग में शाफ्ट और बेयरिंग प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आते हैं? तो मेरा फ्रिक्शन बेयरिंग है, और फ्रिक्शन बेयरिंग में जो हमारा बॉल बेयरिंग नहीं आता है, रोलर बेयरिंग नहीं आता है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग नहीं आता है, आता है डी नंबर स्प्लिट बेयरिंग आता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, शाफ्ट का वह भाग जो बेयरिंग से उठाया जाता है, यानी जो बेयरिंग से कौन सा भाग को उठाया जाता है? शाफ्ट का वो भाग जो बेयरिंग से उठाया जाता है तो जनरल को, यानी जनरल जो बेयरिंग का वह भाग जो शाफ्ट में लगा बेयरिंग से उठाया जाता है, क्या होगा? जनरल, ठीक है। शाफ्ट का वो जो बेयरिंग में फिट होता है उसको भी बोलते हैं जर्नल, ठीक है। इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? जर्नल, ठीक है। शाफ्ट का वो जो बेयरिंग में फिट होता है वो भी जनरल है, जो भाग उठाया जाता है वो भी जनरल है, ठीक है। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग कौन सा भाग नहीं है? बॉल्स तो होता है, रेसेस होते हैं, केज होते हैं, ग्रूव स्क्रू। ग्रूव स्क्रू जो इसका राइट आंसर होगा, ग्रूव स्क्रू नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, निम्न में से कौन सा बेयरिंग फ्रिक्शन बेयरिंग है? फ्रिक्शन बेयरिंग में रोलर बेयरिंग फ्रिक्शन नहीं है, नीडल रोलर फ्रिक्शन नहीं है, एंगुलर कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन नहीं है, ये सेल बेयरिंग जो है हमारा फ्रिक्शन बेयरिंग है। 20 का सी आंसर होगा। निम्न में से किस बेयरिंग के कॉन्टैक्ट एरिया पॉइंट होता है? तो बॉल बेयरिंग, इसका राइट आंसर ए होगा। बेयरिंग का जो एरिया जो कॉन्टैक्ट होता है वो पॉइंट होता है, और रोलर बेयरिंग का लाइन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्न में से किस बेयरिंग का कॉन्टैक्ट एरिया लाइन होता है? तो लाइन हमारा जो निडल रोलर, बेलर रोलर और टेपर रोलर बेयरिंग, यानी इसका राइट आंसर सब होगा, डी, उपरोक्त में से सभी। आगे देखते 23 नंबर, निम्न में से किस प्रकार के बेयरिंग में वियर एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है? यानी वियर एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जो डी नंबर। इसमें जो वियर एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है स्लीपर बियरिंग में, ठीक है। स्लीपर बियरिंग में वियर एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस बियरिंग के आउटर रेस पर गोलाई में बोर बना होता है? किस निम्न की बियरिंग के किस आउटर रेस पे गोलाई पर बोर बना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर डी होगा, सेल्फ लाइंग बॉल बेयरिंग, ठीक है। इसके जो क्या होता है, आउटर रेस पे गोलाई पे बोर बना होता है। सेल्फ लाइंग बॉल बेयरिंग में जो क्या होता है, आउटर रेस पे गोलाई पर बोर बना होता है। अब देखिए, बॉल बेयरिंग के बोल्स निम्न में से किस धातु के बनाए जाते हैं? बॉल बेयरिंग के बोल्स निम्न में से एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, बॉल बेयरिंग के रेसेस किसकी बनी होती है? तो हमारा जो रेसेस होती है निकल क्रोम स्टील की बनी होती है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर ये होगा, निकल के। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग का केज निम्न में से किस धातु की बनी होती है? तो केज जो है हमारा जो बनी होती है, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग की केज किससे बनी होती है? ये हमारा कहीं कहीं निकल क्रोम स्टील दिया रहता है, उसकी बनी होती है। और अभी यहाँ पे जो है वैसा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे माइल्ड स्टील लिखा हुआ है, ठीक है। सी नंबर इसका आंसर होगा। आगे ध्यान देते हैं, बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है कम लोड अधिक गति, नहीं, भारी लोड कम गति, कम लोड अधिक गति, कम लोड कम गति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर भी होगा कम लोड अधिक गति के लिए, ठीक है, कम लोड अधिक गति के लिए।
अब देखिए डबल रो बॉल बेयरिंग का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? एक ही दिशा में पड़ने वाले लोड के लिए तो सिंगल रो करेंगे, सभी दिशा में लौटने वाले बॉल के लिए रेडियल और एक्सियल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है हमारा जो होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? एक ही दिशा में पड़ने वाले जो है लोड के लिए, ठीक है। ये सभी दिशा में नहीं पड़ती है, डबल रो या सिंगल रो है, एक ही दिशा में लोड में पड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो है निम्न में से कौन सा बेरिंग भारी रेडियस लोड के लिए प्रयोग किया जाता है? भारी रेडियस लोड के लिए हमारा जो रेडियस, देखिए रेडियस लोड के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? सेल्फ अलाइंग बॉल बेरिंग। सेल्फ अलाइंग बॉल बेरिंग का जो प्रयोग जो भारी रेडियस लोड के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा बेरिंग रेडियल लोड नहीं ले सकता है? रोलर बेरिंग, बॉल बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है क्या होगा? डी, थ्रस्ट बेरिंग जो है रेडियल लोड नहीं ले सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्टिकल मिलिंग मशीन स्पिंडल निम्न में से किस बेरिंग के साथ फिट होता है? वर्टिकल मिलिंग मशीन किस बेरिंग के साथ फिट होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डबल रो बॉल बेरिंग के साथ फिट होता है। डबल रो बॉल बेरिंग के साथ ये फिट होता है। चलिए आगे देखते हैं, जब दबाव शाफ्ट के, एक मिनट देख लेते हैं। चलिए आगे ध्यान देते हैं हम कि जब दबाव शाफ्ट के अक्ष के समांतर पड़ता है तो निम्न में से किस बेरिंग का प्रयोग होता है, ठीक है। तो जब दबाव शाफ्ट के जो है समांतर पड़ता है थ्रस्ट बेरिंग का प्रयोग होता है, थ्रस्ट या कॉलर बेरिंग, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होगा, थ्रस्ट बेरिंग। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस बेरिंग के साथ लेथ का लीड स्क्रू फिट होता है? किस बेरिंग के साथ लेथ का जो है लीड स्क्रू फिट होता है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, थ्रस्ट या कॉलर बेयरिंग। थ्रस्ट या कॉलर बेयरिंग के साथ लीड स्क्रू जो है हमारा फिट होता है, याद रखना है। थ्रस्ट बेयरिंग का केज बना होता है, थ्रस्ट बेयरिंग का जो है केज किस चीज़ का बना होता है? गन मेटल का बना होता है, ठीक है। जो हमारा थ्रस्ट बेयरिंग का जो केज रहता है उसका जो कॉलर रहता है वो किस चीज़ का बना होता है? गन मेटल का बना होता है। आगे देखते हैं, वह बेयरिंग जो दो भाग में बनी होती है उसे एक विशेष प्रकार का प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको जो है क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ स्प्लिट बियरिंग कहा जाता है, सी नंबर, स्प्लिट बियरिंग कहा जाता है, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है कि जब दबाव शाफ्ट के एक्स के 90 डिग्री पे कोण पे पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के कोण पे पड़ता है, याद रखिएगा, जनरल बियरिंग कहते हैं, ठीक है। अक्ष के कोण के 90 डिग्री पे पड़ता है उसे जनरल बियरिंग कहते हैं। जब दबाव शाफ्ट के अक्ष पर पड़ता है, जब शाफ्ट के अक्ष पर पड़ता है तो होने वाले फिट बियरिंग को क्या कहते हैं? जब हमारे शाफ्ट के अक्ष में पड़ता है तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? थ्रस्ट बियरिंग, ठीक है। याद रखना है कि जब जो है जहाँ पे शाफ्ट के अक्ष में पड़ता है तो उससे फिट होने वाले बियरिंग को क्या कहते हैं? जो थ्रस्ट बियरिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा बेरिंग शाफ्ट के सिरे को सहारा देने के लिए किया जाता है जब शाफ्ट का दबाव बेरिंग के अक्ष पर पड़ता है, ठीक है। शाफ्ट का दबाव जब बेरिंग के अक्ष पर पड़ता है तो उस पर जो है किसका प्रयोग करते हैं? पिवट बेरिंग का, ठीक है, याद रखिएगा। जब दबाव जो है कहाँ पड़ रहा है? बेरिंग के अक्ष में पड़ रहा है तो पिवट बेरिंग का प्रयोग करते हैं, जिसको फुट स्टेप बेरिंग बोलते हैं। और जब दबाव शाफ्ट के अक्ष पर पड़ रहा है तो उसमें थ्रस्ट बेरिंग का प्रयोग करते हैं या कॉलर बेरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बेरिंग के अक्ष पर पड़ता है तो पिवट बेरिंग, शाफ्ट के अक्ष में पड़ रहा है तो थ्रस्ट बेरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से किस बेरिंग का प्रयोग लंबाई में स्लाइड करने वाले पार्ट के लिए किया जाता है? लंबाई में स्लाइड करने वाले पार्ट के लिए जो किस बेरिंग का प्रयोग करते हैं? स्लीपर व गाइड बेरिंग का प्रयोग करते हैं। लंबाई वाले जो भी हमारा जो है स्लाइडिंग सरफेस रहे तो स्लीपर या गाइड बेरिंग का प्रयोग करते हैं। निम्न में से किस बेरिंग का प्रयोग उच्च गति पर कम लोड के लिए किया जाता है? उच्च गति है और कम लोड है तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या, निम्न में से किस बेरिंग का अक्षीय थ्रस्ट लोड के साथ साथ जो है रेडियल लोड लेने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, ठीक है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग रेडियल लोड जो थ्रस्ट लोड के साथ साथ रेडियल लोड लेता है तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग।
आगे देखते हैं, निम्न में से किस बेरिंग के रोलरों का व्यास मध्य में अधिक और किनारे की तरफ जो है कम होता है, तो इससे बैरल रोलर बेरिंग का प्रयोग करते हैं। ये नंबर, इसका राइट आंसर ये होगा। आगे देखते हैं, नीडल रोलर बेरिंग में रोलरों की लंबाई होती है व्यास की 5 से 10 गुनी के बराबर होती है। ठीक है, व्यास से 5 से 10 गुनी के बराबर होती है। आगे देखते हैं, नीडल रोलर बेरिंग का व्यास होता है। ठीक है, इसका क्या राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ये होगा 2 से 10 mm तक। जो हमारा नीडल रोलर बेरिंग का जो रोलर का व्यास होता है 2 से 10 mm तक होता है। चलिए आगे ध्यान देते हैं, हवाई जहाज के पहिए में निम्न में से किस प्रकार का बेरिंग का प्रयोग होता है, तो नीडल रोलर बेरिंग का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जहाँ एक्सियल पॉइंट और बेरिंग के मध्य थोड़ा एंगुलर मिस अलाइनमेंट होता है, वहाँ पर निम्न में से किस प्रकार के बेरिंग का प्रयोग होता है। जहाँ अलाइनमेंट मिस अलाइनमेंट होता है, तो वहाँ पर देखिए सेल्फ अलाइंग बूस्ट बेरिंग का प्रयोग होता है। सेल्फ अलाइंग बूस्ट बेरिंग का प्रयोग होता है, सी नंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस बेरिंग का प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। ठीक है, तो किस बेरिंग का प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है, ए नंबर में टेपर रोलर बेरिंग का प्रयोग। ठीक है, टेपर रोलर बेरिंग का प्रयोग जो है हमारा जो है ऑटोमोबाइल में किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस बेरिंग को फुट स्टेप बेरिंग कहते हैं। ठीक है, तो फुट स्टेप बेरिंग जो हमारा जो रहता है पेविट बेरिंग को फुट स्टेप बेरिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं, स्लीपर बेरिंग निम्न में से किस धातु के लिए बने होते हैं। स्लीपर बेरिंग किस धातु के बने होते हैं, तो 50 का राइट आंसर हमारा कास्ट आयरन होगा, डी नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं, स्लीपर बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। स्लीपर बेरिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो स्लीपर बेरिंग का प्रयोग कम गति के लिए किया जाता है। स्लीपर जगहों में किया जाता है जहाँ स्लीपिंग ज़्यादा होती है, तो कम गति के लिए किया जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए, बेरिंग को प्लम्बर ब्लॉक में फिट करने के लिए बना होता है। बेरिंग को प्लम्बर ब्लॉक में फिट करने के लिए क्या बना होता है, 52 का बताइए। 52 का हाउसिंग बना होता है। बेरिंग को प्लम्बर ब्लॉक में फिट करने के लिए क्या बना होता है, हाउसिंग बना होता है। ठीक है, प्लम्बर ब्लॉक को फिट किया जाता है। प्लम्बर ब्लॉक को किसके द्वारा फिट किया जाता है बताइए, 53 का क्या होगा, नट एंड बोल्ट द्वारा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। प्लम्बर ब्लॉक को किसके द्वारा फिट किया, नट एंड बोल्ट द्वारा। अच्छा, प्लम्बर ब्लॉक किस चीज़ का बना होता है वो ध्यान दीजिए। 54 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्लम्बर ब्लॉक हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। आगे देखते हैं, ब्रैकेट, जो ब्रैकेट को आमतौर पर फिट किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ब्रैकेट को कहाँ पे फिट किया जाता है, आमतौर पर दीवारों पर फिट किया जाता है, सी नंबर आंसर। बेरिंग के लिए ब्रैकेट के नीचे वाले भाग को नट एंड बोल्ट द्वारा ठीक है, ब्रैकेट क्या है, बेरिंग के ब्रैकेट के नीचे वाले भाग को नट एंड बोल्ट द्वारा बांधने की क्रिया को क्या कहते हैं, बांधना है। ठीक है, नट एंड बोल्ट द्वारा ब्रेकिंग को बांधना है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है बीडिंग ऑफ बियरिंग बोला जाता है, बी नंबर, बीडिंग ऑफ बियरिंग बोला जाता है। आगे ध्यान देते हैं, सेल बियरिंग की पुरानी लाइनों को साफ करने के लिए निम्न में से क्या किया जाता है। पुरानी बियरिंग को साफ करने के लिए जो क्या किया जाता है, तो इसमें से तो क्या किया जाता है, बियरिंग को गर्म किया जाता है, कास्टिंग सोडा से साफ किया जाता है। ये दोनों राइट आंसर होगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा डी का और ख दोनों। अब देखिए, सेल बियरिंग में जहाँ पर धातु को भरना हो उसे खुरदरा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे खुरदरा बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं पिकलिंग ऑफ बियरिंग, बी नंबर, इसका राइट आंसर बी होगा, पिकलिंग ऑफ बियरिंग। आगे देखते हैं 59 नंबर का, सेल बियरिंग को पिकलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सेल बियरिंग की पिकलिंग के लिए के प्रयोग किया जाता है। पिकलिंग मतलब उसे साफ करने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड के घोल का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। सेल बियरिंग के पिकलिंग के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के घोल का प्रयोग किया जाता है। पिकलिंग का मतलब होता है उससे इम्प्योरिटीज़ को हटाना, जो भी बेरिंग है उसके इम्प्योरिटीज़ जो भी हमारा जो है अशुद्ध पदार्थ हैं उसको हटाना, तो किससे हटाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के घोल से। अब सेल बेरिंग के टीनिंग करने के लिए किस धातु, टीनिंग देखिए ध्यान रखिए, टीनिंग किसके लिए की, टीनिंग कैसे होता है, टीन का जो है किया जाता है। ठीक है, मेटल टीन लगता है, जिस तरह जो है हमारा जस्तीकरण जिंक से लगता है उसी तरह जो है टीनिंग टीन से होता है। सेल बेरिंग में लाइनिंग करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, उसमें लाइनिंग करना है तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है, लाइनर किस चीज़ का बना होता है, तो लाइनर हमारा जो दोनों बना होता है, बेबिट मेटल और वाइट मेटल दोनों का बना होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। आगे ध्यान देते हैं 62 नंबर। 62 नंबर बोल रहा है, सेल बेरिंग में लाइनिंग करने से पहले उसे थोड़ा कर लेना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए भाई, उसे थोड़ा जो है क्या कर लेना चाहिए, गर्म कर लेना चाहिए। ठीक है, बी नंबर याद रखिए। आगे ध्यान देते हैं 63 नंबर क्या बोल रहा है हमारा, सेल बेरिंग की लाइनिंग करते समय बेरिंग बोर्ड में कोर
ब्लॉक रखा जाता है जिसका व्यास होता है कोर ब्लॉक रखा जाता है जिसका व्यास होता है क्या होता है, बियरिंग बोर्ड से थोड़ा कम होता है। ठीक है, कोर ब्लॉक रखा जाता है जिसका व्यास क्या होता है, बेयरिंग बोर्ड से थोड़ा कम होता है, बेयरिंग बोर्ड से थोड़ा कम होता है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। बेयरिंग बोर्ड में कोर ब्लॉक क्यों रखा जाता है, बेयरिंग बोर्ड में कोर ब्लॉक क्यों रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर बताइए। बी नंबर, लाइनिंग समान हो, कोर ब्लॉक रखा जाता है लाइनिंग समान करने के लिए। ठीक है, बेयरिंग में कोर क्यों रखा जाता है, ओके, लाइनिंग समान हो। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। बेबिट मेटल या वाइट मेटल को पिघलाया जाता है, किसके द्वारा पिघलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ब्लो लैंप द्वारा, बी नंबर, ब्लो लैंप द्वारा बेबिट मेटल और वाइट मेटल को पिघलाया जाता है। आगे देखते हैं, बेबिट मेटल या वाइट मेटल पिघलाने के लिए जिस बर्तन का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे जो क्या कहते हैं, 63 का राइट आंसर होगा हमारा इसका डी नंबर। ठीक है, वो जहाँ किया जाता है मिट्टी का तेल या लेडल कहा जाता है, मिट्टी का बर्तन क्या जाता है या लेडल कहा जाता है। ठीक है, पिलाने वाले जगह को क्या बोलते हैं, मिट्टी का बर्तन या लेडल कहा जाता है। आगे देखते हैं, सेल बियरिंग के पिघलिंग की क्रिया द्वारा सतह को बनाया जाता है, सतह को क्या किया जाता है, सतह को बताइए। तो इसका 67 का राइट आंसर हमारा डी होगा, खुरदरे किया जाता है। पिकलिंग से जो है इसका सतह को क्या किया जाता है, खुरदरा बनाया जाता है। अगर चिकना हो गया तो उसे खुरदरा बनाने के लिए, ताकि जो है उस पर जो लाइनिंग बैठा सके। आगे देखते हैं, कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन के कौन से बियरिंग बनाए जाते हैं, तो कास्ट आयरन के देखिए यहाँ पे सभी बियरिंग बनेगा, फ्लैट बियरिंग, सॉलिड बियरिंग, वी बियरिंग सभी। ठीक है, बूश बेयरिंग बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो बूश बेयरिंग बनाने के लिए हमारा जो है किस धातु का प्रयोग होगा, गन मेटल, ब्रास, ब्रॉन्ज। तो इसका राइट आंसर भी डी होगा, बूश बेयरिंग के लिए भी सभी का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, गन मेटल किसका एलॉय है, गन मेटल किसका एलॉय है, तो कॉपर, टिन और जिंक का, कॉपर, टिन और जिंक का गन मेटल एलॉय है, कॉपर, टिन और जिंक का। इसका राइट आंसर बी होगा। आगे देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गन मेटल में कॉपर, टिन और जिंक का अनुपात कितना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए, 88-10-2। इसका राइट आंसर सी होगा, 88-10-2। या T8 हमारा जो कॉपर होता है, 10 हमारा टिन होता है, 2 हमारा जिंक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, वाइट मेटल निम्न में से किस एलॉय से तैयार किए जाते हैं, वाइट मेटल है तो वाइट मेटल, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, टीन, कॉपर, एंटीमनी, टीन, कॉपर, एंटीमनी से हमारा वाइट मेटल तैयार किया जाता है। ठीक है, टीन, कॉपर और व एंटीमनी से। वाइट मेटल निम्न में से किस एलॉय से तैयार किए जाते हैं, टीन, कॉपर व एंटीमनी से। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है, बेबिट मेटल निम्न में से किसका एलॉय है, बेबिट मेटल जो है हमारा किसका एलॉय है, तो हमारा जो पहले इससे पहले क्या क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे वाइट मेटल किसका जो है एलॉय है, वाइट मेटल ध्यान दीजिए, टीन, कॉपर, एंटीमनी। ठीक है, टीन, कॉपर, एंटीमनी का एलॉय है, टीन, कॉपर, एंटीमनी। उसी तरह बेबिट मेटल देखिए, बेबिट मेटल किसका जो है, बेबिट मेटल टीन, एंटीमनी, जिंक का, टीन, एंटीमनी और जिंक का, डी नंबर। ठीक है, अब देखिए बेबिट मेटल का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है, बेबिट मेटल जो है का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर जो हमारा होगा ए, सेल बियरिंग में लाइनिंग के लिए। ठीक है, बेबिट मेटल का प्रयोग किया जाता है लाइनिंग बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, स्प्लिट बियरिंग बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है, स्प्लिट बियरिंग बनाना है तो निम्न में से हमारा ब्रास का प्रयोग किया जाता है, बी नंबर। ठीक है, 76 का देखते हैं, ब्रास का प्रयोग निम्न में से किस बेयरिंग को बनाने के लिए किया जाता है, ब्रास का प्रयोग निम्न में से जो किसको बनाने के लिए किया जाता है, सी नंबर, क और ख दोनों के लिए, बुश बेयरिंग, स्प्लिट बेयरिंग। ठीक है, आगे देखते हैं 77 में, सेल्फ लुब्रिकेट बेयरिंग बनाने निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, सेल्फ लुब्रिकेट बनाना है तो कॉपर, टिन, जिंक और ग्रेफाइट पाउडर, कॉपर, टिन, जिंक और ग्रेफाइट पाउडर, कॉपर, टिन, जिंक और ग्रेफाइट पाउडर। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं, आगे नंबर 78 नंबर होता है, गन मेटल बूश बेयरिंग का असेंबली करने से पहले स्क्रैपिंग की जाती है, स्क्रैपिंग से संबंधित कौन सा कथन गलत है, स्क्रैपिंग से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो बूश का जीवन काल देखिए पहला देख लेते हैं, साफ्ट और बूश में उचित क्लियरेंस रखने के लिए जो स्क्रैपिंग की जाती है। पहला, घर्षण कम करने के लिए स्क्रैपिंग की जाती है।
मशीनिंग से बने निशानों को रिमूव करने के लिए स्क्रैपिंग किए थे, भूसों का जीवन काल घटाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ये होगा डी, भूसों का जीवन काल घटाने के लिए जो कभी जो है हम जो है स्क्रैपिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए बेरिंग धातु, अब यहाँ देखिए 79 है, बेरिंग धातु के निम्न में से क्या विशेषता नहीं है। बेरिंग धातु के निम्न में से क्या विशेषता नहीं है। तो यहाँ देखिए जंग रोधक होना बेरिंग धातु का विशेषता है क्या, ये तो जंग रोधक होना, गति अवरोधक होना, ठीक है। देखिए जंग रोधक होना ये तो विशेषता है ही, गति अवरोधक होना ये विशेषता नहीं है, ठीक है। बहुत कम घिसने वाला होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। लुब्रिकेशन का गुण होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी होगा, गति जो है अवरोधक होना चाहिए, ये नहीं है, इसका विशेषता नहीं है। आगे देखते हैं, बेरिंग के चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। बेरिंग पे पड़ने वाला भार, बेरिंग के समय तापमान और गति, बेरिंग हाउस में बेरिंग से अधिक स्थान, बेरिंग का मूल्य। तो इनमें से राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा गलत है, सी नंबर, अधिक स्थान। बेरिंग हाउस में बेरिंग से अधिक स्थान, ये जो है सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ये जो कथन जो बिल्कुल गलत है। आगे ध्यान देते हैं 81, बेरिंग फिट करते समय निम्न निर्देशों में कौन सा कथन गलत है। बेरिंग फिट करते समय नए बेरिंग, देखिए बड़े व्यास के बेरिंग को पहला हाउसिंग में फिट करना, ये कर सकते हैं। छोटे व्यास के बेरिंग को पहले शाफ्ट को ड्राइविंग फिट करना, ये भी कर सकते हैं। नए बेरिंग को पहले मिट्टी के तेल से धोएं, ये इसका कोई मतलब नहीं है, मिट्टी के तेल से धोएं। आगे देखते हैं, बेरिंग को फिट करते समय सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करें, ये भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा, जो बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं, ध्यान देते हैं 82 नंबर, प्लेन या जनरल बेरिंग का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है। प्लेन या जनरल बेरिंग का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है। इनकी कीमत अधिक होती है, इसमें आवाज़ कम होती है, हाँ बिल्कुल आवाज़ कम होती है। इसका सरफेस फिनिश बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल सही है। मजबूत अधिक होती है, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, ठीक है। इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। आगे ध्यान देते हैं, बेरिंग तापमान, जो बेरिंग तापमान निम्न कारणों से बढ़ता है 83 का। तो 83 का जो है सी नंबर, तेल की विस्कोसिटी का सही ज्ञान ना होना, शाफ्ट और बेरिंग के साइज में क्लियरेंस का सही ना होना। तो ये जो हमारा जो राइट आंसर जो हमारा दिखता है, ये सी नंबर दिखता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑयल सील का निम्न में से क्या अर्थ है। ऑयल सील का जो प्रयोग कहाँ किया जाता है। धूल मिट्टी से बचाने के लिए, लुब्रिकेशन निरंतर बना रखे, बेरिंग का जीवन काल बढ़ाना, यानी इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं, प्लेन बियरिंग का अधिकतम तापमान होता कितना है। 85 का जो क्या राइट आंसर होगा, 140 से 160 फ़ारेनहाइट, इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए आगे देखते हैं, बॉल बियरिंग का साइज नंबरों से दिया जाता है। 00 नंबर के लिए बियरिंग का बोर साइज निम्न में से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 10 mm बोर व्यास, 10 mm बोर व्यास, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होगा। 00 नंबर के लिए बियरिंग का बोर साइज क्या होगा, 10 mm बोर व्यास। 3 नंबर बोर के व्यास के लिए जो है कितना नंबर, 3 नंबर बेरिंग के बोर व्यास कितना होगा, 17 mm बोर व्यास होगा, सी नंबर इसका होगा, ठीक है। और 11 नंबर बोर व्यास के लिए बताइए, देखिए 11 नंबर बोर व्यास के लिए क्या होगा, इसका राइट आंसर डी होगा, 55 होगा, mm होगा। 5 नंबर या इससे अधिक जो है का बोर व्यास ज्ञात करना है। 5 नंबर या इससे अधिक नंबर के बेरिंग का बोर व्यास ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात किया जाता है, तो नंबरों को 5 से गुना करके, जो भी 5 का मल्टीपल रहता है उसी से जो होता है 5 नंबर या इससे अधिक वाले के लिए। आगे ध्यान देते हैं, निम्न में से देखिए लेबल लिए गए भागों में से निम्न में से कौन सा भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा भाग जो यहाँ पे जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर, बोर इसमें नहीं शो किया है। इसमें जो देखिए ए नंबर में क्या शो किया है, ए नंबर में हमारा क्या शो किया, बॉल शो किया है। बी नंबर में हमारा इनर रेस शो किया है। सी नंबर में हमारा केज शो किया है, दिख रहा है ना। और हमारा डी नंबर में जो हमारा आउटर रेस शो किया है, ठीक है। तो हमारा जो बोर शो नहीं किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा सी नंबर बोर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।